रे ऑप्टिक्स में हम कुछ कंडीशन मान के चलते हैं कि जो हमारी लाइट है वो रेज की फॉर्म में है, सही है, ठीक है। एक सिंगल रे नहीं चलती, बंच ऑफ रेस चलती हैं, सही है। इसे बोलते हैं बीम, क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी हम सिंगल रे नहीं ले सकते हैं, हमें बंच ऑफ रेज मिलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, जिसे हम बोलते हैं बीम, ठीक है। कुछ बेसिक हमारे डेफिनेशंस हैं, वो आप लोग पढ़ के आए हो, तो उनके डिस्कस में यहाँ पे वैसे नहीं कर रहा हूँ डिटेल में। जैसे लाइट सोर्स में आते हैं हमारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हमारे वो होते हैं जो खुद की रोशनी रखते हैं, जैसे हमारा सन है, कोई भी स्टार्स हैं, उसके बाद तुम्हारे कैंडल है, बल्ब है, ये सब क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। फिर नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की रोशनी नहीं रखते बट ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो जैसे हमारा मून है, तो मून हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये खुद की रोशनी तो रखता नहीं है, सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ पे, ठीक है। तो ये हमारे नॉन ल्यूमिनियस है। इसके बाद टाइप ऑफ बॉडी में आपकी ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ होती हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ वो होती हैं जो लाइट को अलाउ कर देती हैं पास होने के लिए, ठीक है। देन ट्रांसल्यूसेंट आती हैं जो पार्शियली अलाउ करती हैं। तो ट्रांसपेरेंट तो आपका प्लेन ग्लास हो गया, सिंपल, जो लाइट को पास करने दे रहा है, या ये जो हमने स्पेक्स पहने हुए हैं, इसके जो लेंसेज हैं, ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट आर पार जा रही है। इसके बाद आते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट वो पार्शियली अलाउ करते हैं लाइट को, जैसे ब्लर्ड ग्लास होता है ना, हाँ, जैसे ये, या ब्लर्ड ग्लास रहता है। जैसे अभी ये देख लो कि ये जो आपके ग्लासेस लग रहे हैं, इन पे डस्ट आ गई है ऊपर से, तो डस्ट आने के बाद इसमें से जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे जो हैं कैसे हैं, ट्रांसल्यूसेंट। एंड देन आते हैं ओपेक। ओपेक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते लाइट को पास होने के लिए, जैसे तुम्हारी दीवार है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक मतलब सॉरी, प्लास्टिक तो ट्रांसपेरेंट भी आती है, जो लाइट को आर पार, जिसके आर पार आप ना देख सको बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तुम्हारी बॉडीज़ हैं टाइम। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक थ्योरी है, तो तुम पढ़ ही लोगे, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या है कि किसी सोर्स से आने वाली लाइट, ये क्या है हमारा लाइट सोर्स, ठीक है। किसी सोर्स से आने वाली लाइट किसी सरफेस पर टकराएगी और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन के केस में सेकंड मीडियम का कोई जिक्र नहीं है, आने वाली लाइट सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सवाल उठता है कि ये लाइट यहाँ से टकरा के इधर ही क्यों गई, इधर क्यों नहीं चली गई, समझ में आया। तो इसके लिए हमने कुछ लॉज बनाए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रे उन्हीं लॉज को फॉलो करके चलती है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कहीं भी चली गई। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट कम्स फ्रॉम अ सोर्स incident on a surface bounce back to the same medium after hitting the surface, ठीक है। ये है हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी अब ये लॉज जो फॉलो करती है उन्हीं को हमने नाम दे दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन करते वक्त लाइट इन लॉ के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट करेगी, तभी आप पता कर सकते हो कि इंसिडेंट रे किधर आई और रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी। तो देखो सोर्स से आने वाली लाइट, ध्यान से सुनो, सोर्स से आने वाली लाइट, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस चली गई
उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है? जिस पॉइंट पर ये हिट करे सरफेस को, हमने बोला ओ पॉइंट पर हिट कर रही है, उस पॉइंट पर हमें एक नॉर्मल लेना होता है। क्या लेना होता है? नॉर्मल। आप सभी लोगों को पता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमें बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सही है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all are lies in same plane, ठीक है। अब इस सेम प्लेन का क्या मतलब है, इसको देखो। तो देखो, ये इंसिडेंट रे आई, बोर्ड पर है, बोर्ड पर ये नॉर्मल खींचा, वो भी बोर्ड पर ही खींचा, और रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी बोर्ड पर ही है। ठीक है। अब आप कहोगे सर सब कुछ बोर्ड पे ही तो खींचेगा, बाहर थोड़ी ना जाएगा यहाँ से। हाँ, एग्जैक्टली यही ये भी बोल रहा है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे, ये बोर्ड क्या है? दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन। अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन पर आई तो नॉर्मल भी इसी प्लेन पर लेना है, ऐसे बाहर नहीं लेने का नॉर्मल हमें। हाँ, फिर तो 2 डायमेंशन हो जाएगा। समझ में है? ठीक है। ये मतलब 3D नहीं हो सकता, कैसा रहेगा? 2 डायमेंशनल, यानी उसी प्लेन पर रहेगा। इंसिडेंट रे इस प्लेन पर आई तो नॉर्मल भी इसी प्लेन पर रहना है, और टकराने के बाद लाइट ऐसे बाहर या अंदर नहीं घूमेगी, इसी प्लेन पर सीधा जाएगी। समझ रहे हो? जिस प्लेन से आई उसी प्लेन पर जाएगी, ऐसे नहीं मुड़ेगी। ठीक है। तो यानी कि अगर कहीं से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और मैं एक पीस और पेपर उस लाइन पे रख दूं, तो वो तीनों चीज़ें एक ही पेपर पर आ जाएंगी। समझ में आया? तो ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ, तो देखो, इससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? हाँ, इसे एंगल आई से लिखते हैं। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा ये एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है। तो सेकंड लॉ हमारा ये बोलता है कि रिफ्लेक्शन में हमेशा किसी भी तरह के सरफेस, ये ध्यान रखना, कोई भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, जब रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगी वो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। यानी एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, चाहे सरफेस हमारा कैसा भी हो। ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज equal to the angle of reflection or at any kind of surface. At any kind of surface। जैसे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जो मिरर हैं, कौन से? स्फेरिकल मिरर,
उनमें अलग तरह के लॉज फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि उसमें एंगल आई वो कभी इधर चला जा रहा है, आर कभी इधर चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी यही लॉज फॉलो होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जहाँ भी हो रहा है सेम लॉ फॉलो होंगे। तो ये 2 लॉ हैं और ये आपका रिफ्लेक्शन था। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये 2 लॉ हैं। लिख लो इसको, फिर मिटाते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिरर। तो मिरर हम रिफ्लेक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मिरर किस काम में आ रहा है? रिफ्लेक्शन के लिए ही काम में आता है। मिरर कहाँ यूज़ करते हैं हम? डेली यूज़ कर रहे हो ना मिरर, तो रिफ्लेक्ट करता है ना मिरर लाइट को। तो मिरर है क्या? डिफाइन कैसे करोगे मिरर को? एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस, सही है, मतलब एक तरफ से कैसा होगा? प्लेन होगा, एक तरफ से कैसा? हाईली पॉलिश्ड होगा, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम में आता है। दैट इज़ नोन एज मिरर। ठीक है, 2 कितनी तरह के होते हैं मिरर? कौन कौन से? बस यही तो तुम्हारी गलती है। मिरर 2 ही तरह के होते हैं, पर कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं होते। और 2 तरह के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। लेंस भी होते हैं, मिरर भी होते हैं, सही है। तो मिरर कितनी तरह के होते हैं हमारे? 2 तरह के। पहला होता है प्लेन मिरर, और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर तो तुम देखते ही हो डेली घर में, सुबह चेहरा देख के आए होगे, है ना? नहीं देख के आए? हाँ, प्लेन मिरर तो आपने देखा है, सिंपल प्लेन होगा, एक साइड से बिल्कुल प्लेन होगा और एक तरफ से इसमें हाईली पॉलिश्ड, मतलब ये पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो ये वाला जो सरफेस होता है प्लेन वाला, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से लाइट आई, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्ट होके लाइट इधर चली गई, ये हो गया आर। सही है, दिस इज प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्लियर? मिरर के 2 पार्ट, प्लेन एंड स्फेरिकल। बच्चे क्या कहते हैं? 2 तरह के मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ऐसा नहीं है, मिरर हैं तो 2 तरह के, पर प्लेन और स्फेरिकल 3 तरह का, तीसरा कोई मिरर नहीं होता। सही है, प्लेन और स्फेरिकल के 2 टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। प्लेन मिरर के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन मिरर बहुत सिंपल टाइप के मिरर हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते हो। इसमें सेम साइज़ की इमेज बनती है। कैसी बनती है? सेम साइज़ की इमेज बनती है, इसीलिए हमेशा मैग्नीफिकेशन कितना रहेगा? 1। कैसा रहेगा? 1। ये कैसा मैग्नीफिकेशन, ऐसा क्यों होगा, ये सब हम आगे पढ़ लेंगे, पर अभी सिंपल जान लो। हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इस तरह से बना लेते हैं। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी लिखवा रहा हूँ, लिख लेना, बाद में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। क्या? प्लेन मिरर के लिए फोकस हमेशा इन्फिनिटी होता है। कितना होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमेशा कितना होता है? और u जो हो जाता है वो v के बराबर हो जाता है। सही है, या तुम -u इज इक्वल टू v लिख सकते हो। क्लियर है? हमेशा। तो एक चीज़ याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं
कि क्या हम प्लेन मिरर को एक स्फेरिकल लेंस मान सकते हैं जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो, तो आप यस लिख देना वहाँ। सही है, प्लेन मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर ही है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब एफ इन्फिनिटी होने से वी यू के बराबर हो जाएगा, ये तो आप सबको पता है। क्यों होगा, ध्यान से देखो, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, अगर एफ इन्फिनिटी हो गया तो ये टर्म हो गई 0, तो 1/v किसके बराबर हो गया, -1/, तो v किसके बराबर हो गया, सिंपल है, यहाँ से ये टर्म आया। इसका मतलब ये है आप जितना आगे खड़े होगे प्लेन मिरर से, सही है, आप जितना आगे खड़े होगे प्लेन मिरर से उतनी ही दूर आपकी इमेज बन जाएगी। एग्जैक्ट। अगर आप 2 मीटर आगे खड़े हो तो 2 मीटर पीछे इमेज बनेगी। V पॉजिटिव होने का मतलब है कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज़ याद रखना, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, उल्टा बोल दिया था, क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ध्यान से समझो, जो सीधी इमेज तुम देखते हो किसी भी मिरर में, अगर सीधी इमेज बन रही है, जैसे तुम खड़े हो सीधे बन रहे हो, तो समझ लो वो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। मैंने पेन को ऐसे रखा, इमेज भी एज इट इज़ बन गई, सही है, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल। मैंने पेन को ऐसे रखा लेकिन शीशे में इमेज बन रही है ऐसे उल्टी, समझ में आया, तो हमेशा कैसी इमेज है, रियल। तो रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट। तो ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे पता करें, ये तो पता चल गया देखने के बाद कि अगर सीधी इमेज बन रही है तो वर्चुअल है। डेफिनेशन क्या है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पर बना सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को नहीं किया जा सकता। अब खुद से सोचो, इमेज शीशे में जो बन रही है प्लेन मिरर में, कहाँ बन रही है, शीशे के अंदर, पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। अब तुम स्क्रीन लेके शीशे के पीछे खड़े हो तो कोई उस पर प्रोजेक्ट होगा, कुछ प्रोजेक्ट होगा उस पर, नहीं होगा। समझ में आया। तो जो वर्चुअल इमेज है, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन, या कभी कभी उसमें भी पूछ लेते हैं मल्टीपल चॉइस में कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज इज़ रियल बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो यही है दैट इट कैन नॉट प्रोजेक्ट ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, और जो रियल इमेज है उसे आप स्क्रीन पर बना सकते हो। ये सभी में अप्लाई होगा, और ये जो नियम है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड वाला, ये भी सभी में, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, सभी में काम करेगा। ठीक है, तो ये था प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आपके कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें 2 प्लेन मिरर को आप किसी एंगल पे रख देते हैं। जैसे 2 प्लेन मिरर लिए कि ये हमारा M1 मिरर है, ठीक है, और ये हमारा M2 मिरर है, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा, सही है। और यहाँ से हमने एक लाइट रे भेजी, इंसिडेंट रे अल्फ़ा एंगल पर, जो इससे टकरा के इससे टकराती है, और टकराने के बाद फिर पैरेलल चली जाती है, सही है। इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का चेंज किए जा सकते हैं। तो वो आपसे पूछने लगेगा कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट या इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ कितना होगा, ठीक है। तो इसको निकालें कैसे, तो इसमें सिंपल ऑप्टिकल जियोमेट्री, जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा, और नॉर्मल, 3 चीज़ थी ना। तो देखो ये इंसिडेंट रे आई, तो ये हमने इस पॉइंट पर क्या खींच दिया, नॉर्मल। अगर ये अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, और ये भी हो जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि बराबर होते हैं एंगल आई एंगल आ। तो कुल मिला के ये भी कितना हो गया, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा, ये थीटा अल्फ़ा, थीटा अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं, हाँ, 180 माइनस अल्फ़ा
नहीं सॉरी 180 में से अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, सही है। तो ये एंगल पता चल गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 में से ये पूरी टर्म घटा दो तो ये निकल जाएगा। अब इसमें यहाँ वैल्यू रख सकते हो, जैसे किसी ने कहा कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, समझ में आया, ये 60 है ये 30 है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम अपने आगे वाली वीडियोस जो हैं उसमें हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, जब ये इसमें डाल देंगे हम, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन किस तरह के मिलते हैं, तो देखो प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। प्लेन मिरर में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि हमने 2 प्लेन मिरर आमने सामने लगा दिए, सही है, 2 प्लेन मिरर आमने सामने लगा दिए कुछ डिस्टेंस पर से d, और यहाँ पर बीच में, या सॉरी बीच में नहीं, किसी पॉइंट पर यहाँ से x डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट। तो इसमें नंबर ऑफ इमेज मतलब कोई भी पूछ लेगा कितने डिस्टेंस पे बनेगी, और इसमें भी पूछ लेगा कितने नंबर ऑफ डिस्टेंस पे जो है इमेज बनेगी। जैसे फर्स्ट इसे m1 m2 का नाम दे देते हैं m1, तो अगर वही बोल सकते हैं m2 में जो तीसरी इमेज बन रही है वो कितनी दूर बन रही है, m1 में जो चौथी इमेज बन रही है वो कितनी दूर बन रही है। तो ये तो प्रोसेस आपको पता ही होगा कि जब 2 मिरर को आमने सामने रख के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रख दें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज क्रिएट हो जाती हैं, बनती है ना। तो सेम वही प्रोसेस है। तो इसमें ये बोल रहा है, ध्यान से देख लो, इसमें ये देख रहा है क्या कि इसमें तीसरी और इसमें चौथी कितनी दूर बनेगी, तो वो कैलकुलेट करना होता है। ये दूसरी तरह के हैं क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितना इसके सामने उतना ही इसके पीछे, ऐसी जितना इसके सामने उतना इसके पीछे। ये तो बन गई पहली इमेज। अब सुनो, इसके लिए जो सेकंड इमेज बनेगी उसके लिए जो ऑब्जेक्ट माना जाएगा वो इसमें बनने वाली पहली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सही है। जैसे सब इन दोनों के लिए पहला ऑब्जेक्ट तो ये है, तो इसकी इमेज इसने यहाँ बना दी, लेकिन जब ये दूसरी इमेज क्रिएट करेगा तो इसको नहीं लेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी इमेज तो हमेशा यहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट लेगा जो इस वाले इसमें पहली इमेज बन रही है। अब ये ऑब्जेक्ट इसको मान रहा है, तो जितनी दूर यहाँ से ये है उतनी ही दूर पीछे ये बन जाएगा, समझ में। ऐसे नंबर ऑफ इमेज, ऐसे ही दूसरी इमेज के लिए उसका तीसरा, ठीक है। इसके लिए वैसे कोई फार्मूला नहीं है, पर नंबर ऑफ इमेज क्रिएट करने का फार्मूला है क्या। अगर मान के चलो 2 मिरर m1 m2 एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हैं और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी ये आपको पता चल सकता है। कैसे, देखो, अगर नंबर ऑफ इमेज 360 अपॉन थीटा करो, सही है, 360 अपॉन थीटा, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो उतनी ही इमेज बनेंगी, सही है, अगर ऑड है, ठीक है, तो n सेम होगा, ठीक है। और अगर 360 अपॉन थीटा इवन नंबर है, कैसा है, इवन, तो इसे n-1 कर दो, यानी इसमें से 1 कर दो, -1 कर दो, समझ में आया। जो भी n आए तो n-1 कर देना इसमें, ठीक है, ये आएगी इमेज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोग दोबारा ज़रूर विजिट करेंगे इस चैनल को। अगर आपको इसमें वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ आपको पसंद नहीं आया या कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक यू।